माननीय कमांडेंट साहब हमारे बीच पधार चुके हैं और आज के कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य जांच हेल्थ कैंप के साथ ही एक जीवन रक्षा के कौशल का प्रशिक्षण भी देने वाले हैं। और आज के कार्यक्रम की शुभारंभ करने के लिए मैं हमारे माननीय कमांडेंट साहब से आग्रह करूंगा कि यहाँ पे माल्यार्पण करके और धन्वंतरी भगवान को माला पहना के कार्यक्रम की शुरुआत करें। सर के नेतृत्व में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से परिसर सुसज्जित है और परिश्रम के साथ ही डिसिप्लिन। आज के CPR प्रशिक्षण की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं हमारे कमांडेंट साहब से आग्रह करूंगा कि वो भी हमारे दो शब्दों से अपने प्रेरणादायक शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय सर। उपस्थित ट्रेनीज, PTS का स्टाफ और हमारे बीच में जिला लेवल पर चयनित डॉक्टर साहब जो आज के मुख्य अतिथि हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे जीवन में खुद के स्वास्थ्य के अलावा जिस तरीके के पुलिस की ड्यूटीज है उसमें रोजमर्रा के कार्यों में हमें आवश्यकता पड़ती है लाइफ सेविंग ट्रेनिंग। अधिकतर लोगों ने लाइफ सेविंग ट्रेनिंग करी होगी। एक ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से जो डॉक्टर साहबान की प्रशिक्षित टीम है उनके द्वारा आज लाइफ सेविंग ट्रेनिंग में मुख्यतः जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है CPR उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके अलावा इमरजेंसी में जैसे कि ड्राउनिंग केस हो गया, बर्निंग हो गया, स्नेक बाइट हो गया, एक्सीडेंट वाले केस में किस तरीके से हम लोग उनकी शुरुआती टाइम में उनकी जान बचाई जा सकती है। क्योंकि पुलिस विभाग, राजस्थान पुलिस हम लोगों का कई बार आप लोगों ने देखा होगा एक्सीडेंट का केस हो गया, डेड बॉडी को इंजर्ड को किस तरीके से हम हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, हमें पता ही नहीं होता उसको किस तरीके से लेटाएंगे, बिठाएंगे, हम जेब में पटक गया और ले जाते हैं, हमें पता नहीं होता। तो उसके बारे में सारी जानकारी डॉक्टर साहबान और उनकी टीम हमें देगी। आप लोगों के मन में भी कोई क्वेरी हो तो जरूर आप डॉक्टर साहबान से इंटरेक्ट करें। और इसके अलावा हमारे जो नए RT है इस ट्रेनिंग के बाद में आप लोग अपने काम में लग जाएंगे। यहाँ से जाने के बाद मेजर साहब इनको आप फ्री कर देना आर्टिस्ट को। किसी को कोई हेल्थ इश्यू हो तो डॉक्टर साहबान से कंसल्ट कर सकते हैं नए आर्टिस्ट। इसी तरीके से पुराना जो PCC बैच है हमारा उसमें भी अगर आवश्यकता हो आप लोगों को किसी को हेल्थ चेकअप करवाने की वो करवा सकते हैं। अभी जो बैच आए हमारे पास PCC का सभी का मेडिकल और सर्टिफाइड करना, सर्टिफिकेट बना के देंगे। और आपको लगता है, आप लोगों में से खुद को लगता है या अदर सैटेलाइट हॉस्पिटल में ले जाकर उनका भी हेल्थ चेकअप करवाया जा सकता है। कल भी मैंने आप लोगों से यही कहा था कि स्वास्थ्य से बढ़ के हमारे लिए कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं हो सकता। और अच्छा स्वास्थ्य, बुरा स्वास्थ्य, इसके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं, अवेयर नहीं होते। आप सभी लोगों को मैं यही कहूंगा, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा अगर महत्व है तो एक अच्छा स्वस्थ शरीर लेके ही हमें रहना चाहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसमें सुधार के लिए रेगुलर प्रयास करने चाहिए।
द्वारा किया जा रहा है और हार्ट सेफ झालावाड़ को एक नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाया जा रहा है। जोरदार तालियों से यहाँ पर सबका स्वागत होना चाहिए, हम सबका उत्साहवर्धन होना चाहिए। जैसे लाइफ सेविंग किट का यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है और सर के नेतृत्व में केवल अनुशासन ही नहीं, परिश्रम ही नहीं, हमको हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आप सभी को यहाँ पे ये अवसर प्रदान किया जा रहा है और काफी यहाँ पे इम्पोर्टेंट मिनट्स है जिसमें हम ऐसी चीजें यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। एक प्रैक्टिकल डमी के माध्यम से यहाँ पे सीखेंगे। इसमें लिखा है एक ये पैम्पलेट मिला है इसमें, इसी चीज से हमें अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें लिखा हुआ है आई एम ए हार्ट हीरो कमिटेड टू सेविंग लाइफ। I learned CPR, now I protect every heart। तो इसी बात से हम इस कोटेशन जो लिखा हुआ है हमारी जिम्मेदारी का एहसास कर सकते हैं। अगर अपन किसी को बचाते हैं तो निश्चित तौर पर आप उसके हीरो बनने के हकदार रहेंगे। और माननीय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में वर्ल्ड हार्ट डे पर शुरू हुई थी और अब तक जिले में 15,000 प्लस प्रतिभागियों ने ये जीवन रक्षा का कौशल सीख चुके हैं और इस चीज के लिए कमिटेड है। कहीं भी किसी भी तरीके का कार्डियक अरेस्ट होता है तो शुरू के 10 मिनट्स में CPR देकर वो जीवन को बचाएंगे। तो इसी क्रम में हम आज के CPR प्रशिक्षण को शुरू करने जा रहे हैं। का जो ट्रीटमेंट है उनके दिलों में रहता है। सर का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, काफी अच्छा अवसर है यहाँ पर और सर को हार्ट हीरो के बैच से भी यहाँ पर सम्मानित किया जाए। हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि सर ने यहाँ पर अपना अमूल्य समय दिया। यदि आप सभी अपने बाएं तरफ सीने में ऐसे हाथ रखेंगे तो आपको ये फील होगा, एक धड़कन का आपको फील होगा। ये जो धड़कन है ये आपके हृदय की है। जैसे घर में मोटर है, पूरे घर में पानी की ये हृदय धड़कता हुआ कभी भी किसी का भी कहीं भी रुक सकता है। अचानक से यदि हार्ट पंप करता रुकता है इसी को अपन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं और अक्सर हम हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को एक ही समझ लेते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हार्ट अटैक में हृदय को जो खून की नलियां सप्लाई करती है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, तो उस कंडीशन में हार्ट का कोई एक स्पेशल एरिया ही डैमेज होता है। परंतु कार्डियक अरेस्ट में पूरा का पूरा हृदय एक साथ वहीं का वहीं रुक जाता है और यदि ऐसा हृदय कहीं पर भी एक साथ रुकेगा तो आपको पता है पूरे शरीर में ऑक्सीजन, पूरे शरीर में ब्लड आपका हृदय पंप कर रहा है। यदि किसी का हृदय अचानक से काम करते हुए कहीं भी रुक जाए तो ब्रेन को ब्लड की सप्लाई, ग्लूकोज और ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। ऐसी कंडीशन में आप जो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अपन जो चेतना की अवस्था में है वो अपने ब्रेन से है। सो ब्रेन काम नहीं करेगा, पर्सन अचानक से यहीं पे गिर जाएगा, वो बोल भी नहीं पाएगा कि उसको क्या हुआ है। इसलिए 95% हार्ट अटैक के केसेस बच जाते हैं क्योंकि उस केस में सीने में दर्द होता है, घबराहट होती है, पसीना आता है। जो भी पर्सन है वो कह सकता है कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, बट जब कार्डियक अरेस्ट होगा हार्ट अचानक से रुक जाएगा, पेशेंट अचानक से गिर जाएगा, वो बोल भी नहीं पाएगा। उसके सामने आप और हम दोनों में से ही कोई एक होंगे। शुरू के 10 मिनट में हम क्या करते हैं वही उसकी आगे की जिंदगी। यहाँ पे हॉस्पिटल से बाहर होते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं, वो ग्राउंड में खेलते हुए हो सकते हैं, दौड़ती हुई ट्रेन में हो सकते हैं, चलती हुई बस में हो सकते हैं, उड़ते हुए प्लेन में हो सकते हैं, डंबल उठाते हुए जिम में हो सकते हैं, डांस करते हुए स्टेज में हो सकते हैं। कहीं भी ऐसे इंसिडेंट्स किसी को भी हो सकते हैं। 70% इंसिडेंट्स हॉस्पिटल से बाहर हो रहे हैं तो ये अपने घर में भी हो सकते हैं। हो सकता है इस चीज की जरूरत हमारे घर वालों को ही पड़े, अपने लव्ड वन को ही पड़े, इसलिए ये सीखना ज्यादा जरूरी है। एक मानवता के नाते किसी की जान बचाने के लिए भी CPR का कौशल आना चाहिए। अब यहाँ पर हम बताएंगे, जिससे आपके सामने यदि कोई पर्सन अचानक और आप उनको बचाने के लिए जाए, आपको भी करंट लग जाए, उसके साथ आपको भी CPR देना पड़े, तो अपनी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ के जो एनवायरमेंट है उसकी सुरक्षा है, फिर जिसको बचाने जा रहे हैं उसकी सुरक्षा है। वहाँ पर आग हो तो साइड में ले जाना है, रोड के बीच में एक्सीडेंट हो तो साइड में ले जाना है, यदि करंट लगा है तो स्विच बंद करना है, लकड़ी से भी अटैच करना है, यदि एक्सीलेटर पर पर्सन गिरा है तो उसे सेफ जगह पे ले जाना है। पहली चीज है सीन सेफ्टी, सभी बोलेंगे पहली चीज क्या है?
सुरक्षा, दृष्टि की सुरक्षा। दूसरी चीज देखेंगे कि यदि जगह सुरक्षित है, जो हृदय नॉर्मली रुक गया है उसे आप बाहर से कंप्रेस करके दबाने वाले हैं। आपके जो हैंड है वो किसी की जिंदगी बचाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे यदि आपके पास ऐसा नहीं है सरफेस, तो एक CPR जो भी पर्सन है उसके बैक पर सीने के बल पर्सन को यहाँ पे लिटाना है। और यदि पेशेंट जहाँ पर भी है, बेड पे तो बेड पे, यदि वो ग्राउंड पे है तो ग्राउंड पे आपको बैठ जाना है। इस तरीके से घुटनों के बल आपका जो कमर वाला हिस्सा है वो पर्सन से थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब दूसरी स्टेप सीन सेफ्टी के बाद में यहाँ पे आती है चेक फॉर रेस्पॉन्स। हो सकता है ये पर्सन ने कोई नशा किया हो, गहरी नींद में हो या कोई और चीज हो, तो इनको जगाना जरूरी है, इनका रेस्पॉन्स जरूरी है। तो यहाँ पर शोल्डर पर डबल टैप करके हम पूछेंगे, हेलो क्या आप ठीक हो, आपका नाम बताओ, आंखें खोलो। इस तरीके से यदि ये नहीं बोलते हैं, आंखें नहीं खोलते हैं, हाथ पैर नहीं हिलाते हैं, तो हमें इनसे हाथ मिलाना है इस तरीके से और कहना है कि यदि आप अभी भी सुन पा रहे हो तो मेरा हाथ तेजी से कस के पकड़ो, क्योंकि कई बार शरीर में ग्लूकोज कम होने से, ब्लड कम होने से इतनी हिम्मत ताकत नहीं बचती कि वो पर्सन अपना हाथ उठा सके, तो वो इसे स्क्वीज करेगा। ऐसा भी नहीं है तो पेशेंट अनकॉन्शियस तो है ही, अनरेस्पॉन्सिव भी है। इस कंडीशन में तुरंत से अब टाइम शुरू हो जाता है, टाइम बिल्कुल खराब नहीं करना है। अब तुरंत से सहायता के लिए आवाज लगानी है। देखो यहाँ पर कोई बेहोश हो गया है, कोई गिर गया है, कोई अचेत अवस्था में है, यहाँ पर आ जाइए, जो भी सहायता के लिए आ जाइए। बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे और आपको वहाँ पे रोल असाइन करना पड़ेगा कि आप 108 पे फोन लगाओ। ऐसे नहीं कि 108 पे फोन लगाओ, इतनी भीड़ में किसी को समझ नहीं आएगा कि किसको क्या करना है। तो आपको बोलना है, जो व्हाइट कोट में है 108 पे फोन लगाइए, 108 पे, 112 पे कॉल कीजिए। यदि हॉस्पिटल में है कोड ब्लू एक्टिवेट कीजिए, इमरजेंसी रेस्पॉन्स एक्टिवेट कीजिए। इसी के साथ ही यदि आप एयरपोर्ट पे हैं, बड़े मॉल पे हैं, तो वहाँ पर एक AED की मशीन होती है, वहाँ पे लिखा होता है AED की मशीन का कॉर्नर, तो आप वो मशीन लाने के लिए भी वहाँ पे बोल सकते हैं। तो पहली जो स्टेप थी सभी साथ में बोलेंगे, क्या थी? सीन सेफ्टी, सीन सेफ्टी। सेकंड जो स्टेप है चेक फॉर रेस्पॉन्सिवनेस, चेक फॉर रेस्पॉन्सिवनेस। और उसके बाद हमने यहाँ पे किया शाउट फॉर हेल्प, सहायता के लिए पुकार। उसके बाद हम देखेंगे अब 10 सेकंड के अंदर ही हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे हर मिनट हर सेकंड की कीमत है। तो हम यहाँ पे पल्स भी देखेंगे और ब्रीदिंग भी देखेंगे, क्योंकि आपको पता है हार्ट यहाँ पे रुक गया है और हार्ट का काम क्या है, यहाँ पर ब्लड को पंप करना। यदि हार्ट पंप नहीं कर रहा है तो आपको नाड़ी पल्स नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे कौन सी पल्स अपन देखेंगे? कैरोटिड पल्स, क्योंकि हार्ट के काफी ज्यादा पास है। यदि हार्ट 60 से भी कम बीट कर रहा होगा तब भी आपको ये मिल जाएगी, यदि होगा तो जो अपना यहाँ पे जो नॉइज बॉक्स है, लैरिंक्स है, ट्रेकिया है, इसके साइड में यहाँ पे जाएंगे और ऐसे 3 फिंगर रखेंगे। मेरा सबसे आग्रह रहेगा कि आप सभी यहाँ पे करें और ये चीज सिर्फ देख के नहीं जाए, सीख के जाए। तो 3 फिंगर ऐसे करेंगे, अपने ट्रेकिया के साथ साइड में ऐसे रखेंगे और सभी धक 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 एक धड़कन को फील करेंगे, क्योंकि यहाँ फील होगी तभी तो डिफरेंशिएट कर पाएंगे कैरोटिड है या नहीं है। इस तरीके से और जिस टाइम आप कैरोटिड पल्स देख रहे होंगे उसी समय आप यहाँ जो पर्सन है उनके सीने की तरफ देखेंगे, क्या सीना ऊपर नीचे हो रहा है क्या, और कान आप उनके नाक के पास करके देखेंगे क्या नाक से हवा आ रही है। यदि नाक से हवा नहीं आ रही है, सीना ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, आप अपना हाथ रख सकते हैं, सीना ऊपर नीचे नहीं है, तो ना पल्स है, ना ब्रीदिंग है, ना हार्ट है, ना लंग्स है, तो यहाँ पर कार्डियक अरेस्ट है। इस कंडीशन में टाइमर शुरू हो जाता है। 10 मिनट से भी ज्यादा आपको टाइम इसमें नहीं लगाने हैं। यदि पल्स ब्रीदिंग नहीं मिल रही है, CPR स्टार्ट कर देना है। अब क्या करना है आपको कि रुके हुए हार्ट को हम बाहर से चालू करने वाले हैं। किस तरीके से आपके हाथ किसी की जिंदगी बचाएंगे ये यहाँ पर देखेंगे। मेरा सबसे आग्रह रहेगा इस तरीके से सभी अपना हाथ आगे रखेंगे, बिना कोहनी को मोड़े सीधा हाथ आगे रखेंगे और जीवन रक्षा के इसमें बिल्कुल संकोच हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। हम सबको आगे बढ़ के काम करना चाहिए। पूरा हाथ आगे रहेगा, दूसरा हाथ तरफ ऐसे इंटरलॉक करेगा, कोहनी मुड़ी हुई नहीं रहेगी। और ये वाला जो पार्ट है इससे हम हार्ट को बाहर से दबाएंगे, जो रुक गया है हार्ट उसको बाहर से दबाएंगे, कोहनी सीधी रहे, मुड़े नहीं, इस तरीके से। और कहाँ पर हम यहाँ पे कंप्रेशन देने वाले हैं, एक बार डमी को उठा लीजिए, यहाँ पे सबके सामने ले आइए। ये कोई पर्सन है
इनके सीने के बीचों बीच ये जो निपल लाइन है यहाँ पर जो सेंट्रल बोन है कैसे देंगे, यहाँ पर हम वापस बताएंगे। तो आपको घुटनों के बल बैठना पड़ेगा। इस तरीके आपके शरीर का वजन जाना चाहिए। यदि आप कोहनी को मोड़ेंगे तो आपकी बैक मसल काम करेगी, इनकी रिब्स टूट सकती है। तो इस तरीके से जो कंधे हैं और जो पर्सन है वो 90 डिग्री पर रहेंगे और 5 से 6 सेंटीमीटर अंदर दबाव बनेगा। जितना टाइम दबाने में लगेगा उतना टाइम वापस हाथ ऊपर आएगा, मतलब रिकॉइल होना चाहिए। यदि आप हार्ट को दबा रहे हैं, खून पंप हो रहा है तो खून भरना भी चाहिए, जस्ट रिकॉइल भी यहाँ पे होना चाहिए। 1 सेकंड में 2 बार, ऐसे 1 मिनट में 100 से 120 बार तक हम कंप्रेशन देते जाएंगे और बोलते जाएंगे 1। अब आप सभी बोलेंगे कंप्रेशन के साथ और यहाँ पे कंप्रेशन स्टार्ट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जैसे ही 30 कंप्रेशन होते हैं यहाँ पर हमको एयरवे प्रोटेक्ट करना है। एयरवे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जो इनका सिर है इसको ऐसे टिल्ट करना, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट और जो थ्रस्ट एक मैनूवर होता है। और यस इधर यहाँ पे है ना, यदि फील नहीं हो रही है तो पूछ लेना है, क्योंकि अभी ये अपन इसलिए करने जा रहे हैं ताकि अपन यहाँ पे अलग कर पाए कि कैरोटिड है या नहीं है। यदि आपको नहीं मिल रही है तो आप पूछ सकते हैं। 2 मिनट बाद वापस देखेंगे। अब इतने क्वालिटी कंप्रेशन ये दे रहे हैं, 5 से 6 सेंटीमीटर कंप्रेस कर रहे हैं, तो ये थक सकते हैं। इसलिए जिनको भी सहायता के लिए बुलाया था वो आके यहाँ पर कंप्रेशन शुरू करेंगे। इस तरीके से जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है, जब तक पर्सन रिवाइव नहीं होता है, ये कंप्रेशन चलते रहना चाहिए। अब यदि किसी आप एयरपोर्ट पे हैं, मॉल में है, रेलवे स्टेशन पे है, वहाँ पर एक AED की मशीन होती है। ये तो जैसे मैंने बताया कि मोटर एक करंट से चलती है, हार्ट में भी एक करंट होता है। वो करंट का स्विच बंद हो गया है, इसलिए हार्ट वहाँ पे पंप करना रुक गया है। यदि हार्ट थोड़ा बड़ा भी फड़फड़ कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, अरिथमिया में है, उस कंडीशन में हम बाहर से हल्का करंट देके हार्ट के रिदम को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। वो इस मशीन के द्वारा किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। मशीन को इस तरीके से डिजाइन किया है, कोई भी सामान्य पर्सन चाहे वो डॉक्टर नहीं हो इसको काम में ले सकता है। ये मशीन खुद ही बोलती है करना क्या है। तो यहाँ पर इसमें पेड़ होते हैं, यहाँ पर सीना गीला नहीं होना चाहिए। इसमें ट्रिमर आती है, सीने पर ज्यादा हेयर नहीं होना चाहिए। और इसके जो 2 पेड़ होते हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं। कहाँ कनेक्ट करते हैं ये अभी हम आपको बताते हैं। दोनों पेड़, एक तो राइट एंटीरियर में और एक लेफ्ट लेटरल में चलता है। आप लगाने के बाद में बताएंगे कि कहाँ पर आपको ये पेड़ कनेक्ट करने हैं। इनके ऊपर भी लिखा होता है कि इनको कहाँ पे लगाना है। बाकी यदि हम अभी सीखते हैं तो टाइम बचा पाएंगे, क्योंकि इस प्रोसेस में बीच में 10 सेकंड से ज्यादा हाथ को चलाएंगे, इसलिए उत्साह में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ऊर्जा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप में से मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ पर आकर कंप्रेशन सीख के जाएं। बॉडी का वेट जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ध्यान रखें, खाने पीने में हम नमक एवं शक्कर तथा वसा या तेल एवं घी का उपयोग कम से कम करें। साथ ही अपने दिनचर्या में रोज ही एक्सरसाइज को शामिल करें। आप सभी तो डेली एक्सरसाइज करते हैं, सुबह आपको दौड़ना ही होता है, लेकिन आम व्यक्तियों को भी मैं यही कहना चाहता हूं कि आप रेगुलर कम से कम आधा घंटे से लेकर पौन घंटा या 1 घंटे तक रूटीनली एक्सरसाइज को अपनी जीवन शैली में शामिल करें, अपने दिनचर्या में शामिल करें, क्योंकि एक्सरसाइज से बेटर आपके हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए कोई चीज नहीं हो सकती है। तो इसी के लिए साथ आपका सबका धन्यवाद।
सर का बहुत बहुत आभार। उन्होंने ऐसी इम्पोर्टेंट सलाह हमको दी है जो हमको जीवन में हर दिन फॉलो करनी चाहिए, हर क्षण फॉलो करनी चाहिए। अपना मन रिलैक्स रहे, हमारी डाइट सही रहे, ताकि हमको या हमारे परिवार को या किसी को भी इस तरीके का नौबत नहीं आए। अब हम यहाँ पे बताएंगे कुछ छोटे छोटे फर्स्ट एड के स्किल जो कि आप सबके काम में आएंगे, हमारे काम में आएंगे। अब यहाँ पर हम वापस से केस देखते हैं। यदि यहाँ पर पेशेंट बेहोश है, पल्स और ब्रीदिंग दोनों है, फिर भी वो आपको रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, मतलब ये बेहोश पड़ा है, इनमें पल्स भी आ रही है, सांस भी ले रहा है, बट आप पूछ रहे हो तो कुछ बोल नहीं रहा है। अब करना क्या है इस कंडीशन में? क्या छोड़ के चला जाना है? नहीं, यहाँ पर मॉनिटरिंग में रखना पड़ेगा, वही एम्बुलेंस में फोन करना पड़ेगा, यहीं आपको रुकना पड़ेगा। अब ऐसी कंडीशन में इनकी जो जीभ होती है, टंग, वो पीछे जा सकती है, जो भी इन्होंने खाया है वो फेफड़ों में जा सकता है, तो इस वजह से भी इनकी मृत्यु हो सकती है। या हो सकता है अभी पल्स ब्रीदिंग आ रही हो, 2 मिनट बाद नहीं आए, इसलिए इनको छोड़ के नहीं जाना है। तो इस कंडीशन में हम एक रिकवरी पोजीशन में इनको लिटाते हैं। और अब मैं यहाँ पे तिलोक जी से आग्रह करूंगा कि एक बार लेट जाए। कैसे रिकवरी पोजीशन में यहाँ पे लिटाया जाएगा? जैसे ऐसे कोई लेटे हुए हैं, इनकी पल्स और ब्रीदिंग है, बट ये कुछ रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इनका इधर से पाँव मोड़ेंगे और ये हाथ इनके सिर की तरफ ऐसे रखेंगे, इस तरीके से सिर के नीचे, और ऐसे करते हुए इनको बाईं तरफ ऐसे करवट लिटा देंगे, ताकि इनसे मुंह से जो भी लार आ रही है, जो भी सिक्रेशन आ रहे हैं, वो एक तरफ निकलते रहे, इनके सांस में कोई भी रुकावट नहीं हो। और वही सीन सुरक्षा करनी है, यहाँ पे करंट नहीं हो, तो जहरीला जानवर नहीं हो, गीलापन नहीं हो, इस तरीके से। इसके बाद देखते हैं यदि कोई पर्सन डूबा है या ड्राउनिंग हुई है, डूब गया है, तो उस कंडीशन में क्या करना है? यहाँ पर ऐसा नहीं कि कुछ लोग गांव में पर्सन को उल्टा लटका देते हैं, ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी है। कुछ लोग खाने पीने का दे देते हैं, ये भी नहीं देना है। यदि आप ऐसी कंडीशन में पानी पिलाते हैं तो वो फेफड़ों में जा सकता है। किसी भी ऐसी इमरजेंसी कंडीशन में जब तक आप श्योर नहीं हो कि सांस का रास्ता क्लियर है, तब तक खाने पीने का कुछ नहीं देना है। तो यहाँ पर यदि ये डूबे हैं तो उस कंडीशन में डूबने में आपको पता है जो पानी फेफड़ों में गया होगा, तो इसलिए आपको इनका मुंह इस तरीके से खोलना है, कुछ भी कंकड़ पत्थर रखा हो तो रुमाल से हटाना है, ऐसे रिकवरी पोजीशन में हटाना है, और फिर चेस्ट कंप्रेशन देना है। इसी के साथ ही यहाँ पे देखते हैं यदि किसी को मिर्गी का दौरा है तो उस कंडीशन में भी आपको इसी कंडीशन में बाद में लिटाना पड़ेगा। पानी वानी कुछ नहीं पिलाना है, जूता सुंगाना, ये सब प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे किसी के लग जाए, कट जाए, कोई वेसल्स, खून की नलियां कट जाए, अचानक से खून निकल रहा, तो हम क्या करेंगे? जैसे किसी के यहाँ पे कट लग गया है और खून को कैसे रोकना है, तो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि आप यहाँ पे ऐसे वर्टिकल कंप्रेशन बनाएंगे, 10 मिनट तक आप ऐसे दबाए रखेंगे तेज, तो यहाँ पे खून रुक सकता है। अब बीच बीच में देखना नहीं है रुका है कि नहीं रुका है, रुका है कि नहीं रुका है, इस तरीके से। और यदि आप यहाँ पे टोर्निकेट वगैरह बांधते हैं तो नीचे एक गोल का पेड़ आपको लगाना पड़ेगा और बीच बीच में थोड़ा ओपन करके भी देखना पड़ेगा। यदि यहाँ पे इनका फ्रैक्चर हुआ है तो पेशेंट को ज्यादा मूव नहीं करना है, जब तक जरूरत नहीं हो इधर उधर नहीं ले जाना है। यदि यहाँ पे हाथ टूटा है और आप इसको बार बार इधर उधर करेंगे तो यहाँ पर जो नर्व्स है जो अपने को यहाँ पे ठंडे गर्म का आवाज कराती है, खून की नलियां है, कुछ भी ज्यादा डैमेज हो सकती है। तो जो भी चीज आपके पास है, लकड़ी है, कुछ भी है, उससे यहाँ पे हाथ को स्टेबल करके जब तक एम्बुलेंस नहीं आए इसी कंडीशन में अपने को यहाँ पे रखना है। इम्पोर्टेंट चीज है, हॉस्पिटल में भी हम ऐसा या वार्ड में भी कहीं होता है तो जो भी अटेंडर होते हैं वो पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं, तो वह सब कोशिश यहाँ पे सही नहीं देती है, उससे उल्टा और मरीज को नुकसान हो सकता है। इसी के साथ यदि किसी को सांप काट ले तो उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे कोई चीरा नहीं लगाना है, क्योंकि सांप जो होता है, सांप यहाँ पे 3 तरह के होते हैं। एक जो सांप होता है जो खून को खराब करता है, एक सांप होता है जो अपने ब्रेन को खराब करता है। तो जो खून को खराब करता है वाइपर, सो स्केल्ड वाइपर, ये से सांप होते हैं। तो इनकी कंडीशन में खून रुकता नहीं है, एक बार कट लगा दिया आपने, यहाँ पे खून बहता रहेगा। तो यहाँ पे कट लगाने का, यहाँ पे कुछ सोडा या नमक ऐसा कुछ लगाने का प्रैक्टिस नहीं करनी है, नहीं तो यहाँ पे ज्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। साथ ही साथ कुछ लोग यहाँ पे टोर्निकेट बांध देते हैं, तो इस कंडीशन
कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही आप टॉर्निकेट छोड़ते हैं, अचानक से जो जहर वाला खून है अचानक से यहाँ आता है और यहाँ का खून की सप्लाई रुक जाती है। खून की सप्लाई रुक जाएगी तो हाथ काला पड़ जाएगा, हाथ काटना पड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे टॉर्निकेट नहीं बांधते, यहाँ पर हम प्रेशर इमोबिलाइजेशन करते हैं। प्रेशर इमोबिलाइजेशन कैसे करते हैं ये मैं एक बैंडेज से आपको बताऊंगा। इसमें से बैंडेज निकाल लो, किस तरीके से करेंगे। अब जो इसके अलावा ये जो स्नेक है, ये वाला स्नेक है कैरट, देखा है कैसे कैसा सांप किसी ने देखा होता, हाथ खड़ा करो, है ना। ये कैरट स्नेक है, ये रात की 10 से 4 बजे के बीच में निकलता है। जो जमीन पे सोते हैं उनको काटता है और काटने के बाद इसके काटने के निशान भी नहीं रहते ज्यादातर जगह, और जहाँ काटा है वहाँ कुछ पता भी नहीं चलता। इसका असर 24 से 36 घंटे बाद भी आ सकता है जहर का। इसलिए आपके पास ओपीडी में कोई मरीज आए या कोई गांव का पेशेंट आए कि उसको उल्टी हो रही है, हाथ पैर में कमजोरी हो रही है, आपको लग रहा है कि ये जमीन पर सोता है, इनके घर में ऐसे सांप काटे केस होते रहते हैं, तो आपको उनको वहीं रोकना है और पूछना है घर में ऐसा सांप तो नहीं रहता है, ऐसा देखा तो नहीं था, ठीक है। इस तरीके से तो मॉनिटरिंग यहाँ पे जरूरी है। तो किस तरह से प्रेशर इमोबिलाइजेशन यहाँ पे करेंगे वो मैं बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे किसी को काटा है तो इससे ऊपर की तरफ आप इस तरीके से यहाँ पर पहले कोई गोश्त का कुछ पीस रख देंगे और इस तरीके से आप यहाँ पे बैंडेजिंग करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे लिम्फेटिक से कैपिलरी है उनसे जहर नहीं जाए ये रहेगा। आप टॉर्निकेट यहाँ पे नहीं बांधेंगे, इसको प्रेशर इमोबिलाइजेशन टेक्निक बोला जाता है। तो यहाँ पे रस्सी नहीं बांधनी है आपको, कोई धागा नहीं बांधना है, कोई वायर नहीं बांधना है, इस तरीके से इमोबिलाइजेशन करना है, जिसको हम प्रेशर इमोबिलाइजेशन टेक्निक बोलते हैं। इसके साथ ही सांप के काटे में चाहे सांप जहरीला हो या नहीं हो आप देख लो उसको, बट यहाँ पे होता है कई बार जहरीले सांप भी जो बिना जहरीला सांप होता है उसको काटता है। तो इसलिए ये बिल्कुल कंफर्म नहीं कह सकते कि जो सांप वो पकड़ के लाए उन्होंने देखा है वो वही सांप ने काटा हो। कई बार काट तो जहरीला लेता है बट आप पकड़ के बिना जहरीला लाते हो, या फिर जहरीला सांप ने बिना जहरीले सांप को काट लिया हो और आप उसको लेके आ रहे हो। इसलिए जहर के जो भी साइन है, जैसे किसी की आंखों की पलके नीचे आ गई हो, है ना, किसी के नाक मुंह कहीं से खून आ रहा हो, हाथ पैर में कमजोरी आ रही हो, तो उसके जहर के सिम्टम हैं। आपको किसी भी जंतर मंतर में नहीं ले जाना है, उनको फटाफट से हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा। एएसवी नाम का एक इंजेक्शन होता है, एंटी स्नेक वायल, वो 10 से 30 वायल उनको लगती है और पक्का से मरीज की जान बच जाती है। तो ये सब अवेयरनेस यहाँ पे जरूरी है, किस तरीके से टॉर्निकेट नहीं बांधना है और क्या काम करना है। इसी तरीके से यदि बर्न है तो आपको फायर एक्सटिंग्विशर है उसको यूज करना आना चाहिए कि उसकी पेन हटाएंगे। फिर जो भी फायर एक्सटिंग्विशर की ट्यूब होती है, जहाँ पे आग लग रही है उसके बेस की तरफ, जहाँ से आग लग रही है वहाँ लगाना है। चीजें यहाँ पे डिस्कस कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। गिनती भी कराओ, गिनती करते जाओ। 27 सारी रोल मंगा ले गया था इसलिए बोलते हैं ताकि जो सांस लेने वाला हो ना उसको पता चले 30 और अपने को भी पहले 30 बार दबाना है। इसके बाद सांस लेने वाले को 20 बार तो वो हार्ट को अपने तक बचाए। आपको कोई कुछ चीज़ पूछनी हो तो पूछ सकते हो। कितने सेकंड से ज़्यादा का कोई अपने को गैप नहीं लेना है, कौन बताएंगे? सेकंड से ज़्यादा का हेलो, यहाँ पर एक क्वेरी हुई है कि जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वो सिर्फ जिनमें मोटापा होता है उन्हीं का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, या जो नॉर्मल
बीएमआई में रहते हैं उनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ऐसा इन्होंने पूछा है। इसको सर को माइक की बोल दो। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने। हेलो ऊपर, हेलो भाई, कोलेस्ट्रॉल क्या है कि ज़्यादातर मोटे लोगों में तो मिल ही सकता है ना, बट कोलेस्ट्रॉल का इशू ये है कि कई जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशंस भी होते हैं, जेनेटिक और हेरिडिटरी कंडीशंस भी होती हैं, उनमें ये पतले लोगों में भी बढ़ा हुआ मिलता है। अगर आपकी फैमिलियल हिस्ट्री है, आपकी मम्मी पापा का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बिल्कुल कि आपको कोलेस्ट्रॉल 154 है ना, आपके भाई बहन के 154 नॉर्मल इंसान में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। आपके एक साथी ने सवाल पूछा है कि क्या पतले लोगों में भी कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो सकती है क्या? देखिए, यूजुअली मोटे लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना काफ़ी ज़्यादा संभव होता है। मोटे लोगों में कोलेस्ट्रॉल की संभावना बहुत ज़्यादा होती है बड़े होने की। साथ ही साथ पतले लोगों में भी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिले। यूजुअली कुछ फैमिलीज होती है या जेनेटिक कंडीशंस होती है या हेरिडिटरी कंडीशंस जिनको बोल सकते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल एक पतले व्यक्ति में भी बढ़ सकता है। अगर आपके मम्मी पापा का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या आपके भाई बहन का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपके भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना रहती है। जिस प्रकार से बीपी और शुगर भी एक जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन बताते हैं कि मम्मी या पापा को बीपी शुगर बढ़ा हुआ है तो आपको भी बीपी शुगर होने की संभावना रहती है, उसी प्रकार से कोलेस्ट्रॉल भी जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन बताता है। इसलिए में ही होता है या राइट में भी हो सकता है। और दूसरा, अगर ऐसा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका हार्ट लेफ्ट साइड है या राइट साइड है? कैसे हो सकता है? रेयर केस में हो सकता है। रेयर केस में तो कुछ भी हो सकता है। पीछे साइड पे देंगे क्योंकि हार्ट अपना स्टर्नम के पीछे जिस जगह है जहाँ पर दबना है वहीं पे दबेगा। तो बहुत रेयर कंडीशन होती है, आपको एक्सरे, इको या धड़कन से पता चलेगा कि इनका जो हृदय है वो उल्टे साइड है। डेक्स्ट्रोकार्डिया क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोकार्डिया उस कंडीशन को बोलते हैं जिसमें हृदय दाईं तरफ होता है, नॉर्मली ये बाईं तरफ होता है। और आपके जन्म से मृत्यु तक आप सो जाते हो, आपका हृदय नहीं सोता है। तो जो आपके लिए लगातार प्राणवायु का संचार कर रहा है, उस हृदय के लिए आपको सजग होते हुए, जो भी अभी हमारे महीम जी डॉक्टर साहब ने आपको सलाह दी है, वो सब सिर्फ आप खुद ही फॉलो नहीं करेंगे, अपने घर में, परिवार में, हमारी सोसाइटी में सब तक वो जानकारी पहुंचाएंगे, तभी अपना हृदय स्वस्थ रहेगा। और ये सिर्फ चीजें सुनने कहने की नहीं है, ये फॉलो करने की है। क्योंकि कार्डियक अरेस्ट या एमआई जब होता है तो टाइम नहीं मिलता कि हम गूगल करें कैसे सीपीआर सीखा जाए, यूट्यूब करें पेशेंट बेहोश हो गए सीपीआर कैसे करें। 10 मिनट में आप वीडियो देखकर सीखेंगे या पेशेंट की जान बचाएंगे। कौशल में आगे आना चाहिए। और यहाँ पर आज से आप सभी सीपीआर मित्र हो, सभी हार्ट हीरो हो, क्योंकि आप सबने ट्रेनिंग ली है। अब ये ट्रेनिंग आप अपने तक नहीं रखेंगे, अपने घर, परिवार, सब जगह सीपीआर का ये ट्रेनिंग देंगे। क्योंकि जब आपको नौबत पड़ेगी तो आप खुद का सीपीआर नहीं देंगे, आसपास जो होंगे वही आपको कंप्रेशन देके जिंदा रखेंगे। अभी फ्री हो जाए बता देना। जोर से बोल दो। ये ले लो कोटले, दूसरा चालू ये चालू है कि 30 से 40 के एज के बाद सबसे ज्यादा लकवा सर्दियों के मौसम में आता है, तो इससे अपन कैसे बचाव किया जा सके?
तो यहाँ पे काफी अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि सर्दियों में ही हार्ट अटैक और लकवा क्यों आता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आपको पता है जब सर्दी आती है तो अपने शरीर में कंपकपी होती है, तो अपना जो सिंपैथेटिक सिस्टम है हार्ट का वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे अपने सामने शेर आ जाए तो कैसे अपनी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, कैसे अपन घबरा जाएंगे। हेलो हेलो, क्या सुनाई दे रहा है? तो यहाँ पे इन्होंने प्रश्न पूछा है कि सर्दियों में ही हार्ट अटैक के केसेस क्यों इतने ज्यादा होते हैं, लकवा के केसेस सर्दियों में अर्ली मॉर्निंग में ही क्यों होते हैं। तो जो अपनी नींद होती है वो दो तरह की होती है, मेडिकल साइंस में कहें तो REM और NREM स्लीप होती है। जो सुबह वाली नींद होती है उसमें अपने शरीर की मांसपेशियां तो रिलैक्स होती है, हमारी आंखें तो बंद होती है, पर हमारा हृदय, हमारी जो हार्ट बीट है, जो सर्कुलेशन है वो ज्यादा होता है। जैसे आप कोई डरावने सपने देखते हैं ना, तो ऐसे आप सोए हुए रहेंगे, आपके हाथ पे नहीं चलेंगे, पर आपकी हार्ट बीट ज्यादा रहेगी सुबह के टाइम पे। इसलिए यदि किसी के नसों में ब्लॉकेज है, 70% से ज्यादा ब्लॉकेज तब तक नहीं होता, तब तक आपको सीने में दर्द शुरू नहीं होता है। अपना हृदय एक ऐसा अंग है कि 70% तक ब्लॉकेज है, तब भी अपना हृदय वहाँ पर उसी तरीके से काम करता रहता है जैसे कि वो नॉर्मल हो। तो 70 से ज्यादा जाता है तो आपको सीने में दर्द होता है, और 90 से ज्यादा जाता है तो बैठे बैठे भी दर्द होता है। और जो थक्का जमा होता है ना खून की नलियों में, जो ब्लॉकेज होता है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, वो कभी भी फट सकती है। जैसे ही वो फटती है, जैसे अपने चोट लगती है, चोट लगते ही यहाँ पर जो घाव बढ़ जाता है, यहाँ पर जो जमा होता है, उसी तरीके से वो पूरा खून की नली ब्लॉक हो जाती है। तो जब सुबह के टाइम किसी में ऐसे ब्लॉकेज पहले से ही है और उनकी हार्ट रेट बढ़ती है अचानक से, उनके ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है, तो ऐसे कंडीशन में उनको बहुत जल्दी वहाँ पे सीने में से सिम्टम शुरू हो जाते हैं और बहुत जल्दी उनको अटैक आ सकता है। यही खून की सप्लाई यदि ब्रेन में नहीं जाए तो उसको ब्रेन का अटैक मतलब स्ट्रोक मतलब लकवा बोलते हैं। मतलब ब्रेन को जो खून की सप्लाई कर रही है ना, उसमें कोई ब्लॉकेज हो गया तो ब्रेन में हो गया तो क्या बोलेंगे, ब्रेन का अटैक, लकवा। ब्रेन में हो गया तो हाथ पैर काम नहीं करेंगे, हार्ट में हो गया तो हार्ट काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से सुबह के टाइम ज्यादा होते हैं। इसलिए हमारे भारत में पुराने टाइम से परंपरा चल रही है कि हम सुबह जल्दी उठें, सुबह का उगता हुआ सूरज देखें। वो इसीलिए परंपरा है कि आप सुबह जल्दी उठोगे तो जो ब्रह्म मुहूर्त रहेगा उसमें आप ऐसी एक्टिविटी करोगे, आप योगा करोगे, प्राणायाम करोगे, आपका मन शांत रहेगा, तो आपके हृदय की जो एक्टिविटी है वो कम रहेगी, आप एक्सर्शन में नहीं जाओगे, तो ऐसे अटैक वाले चांसेस वहाँ पे कम होंगे। BP की जो गोली लेते हो वो भी सुबह 8 बजे नाश्ते के बाद में लो तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहती है, क्योंकि कार्डियक इंसिडेंट्स सुबह के टाइम ज्यादा रहते हैं। और अभी जो मयंक जी डॉक्टर साहब ने आपको चीजें बताई है कि एक्सरसाइज करना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, वसा वाली चीजें नहीं लेनी चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, वो सब चीजें यदि रखेंगे तो इनके चांसेस अपने आप ही कम होने लगेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जो ये हार्ट अटैक के दौरे पड़ते हैं तो इसमें किस तरीके से, क्या माइनर अटैक या मेजर अटैक, किस तरीके से इसके बारे में थोड़ा समझाएं। और दूसरा, CPR के अलावा कोई ऐसी कोई मेडिसिन है जिसको हम तुरंत दे सकते हैं उसको, जैसे कि पेन किलर या कोई अदर खून पतला करने की कोई मेडिसिन हो हमारे पास, तो वो दे सकते हैं क्या? मैं हमारे MD डॉक्टर साहब मयंक जी से आग्रह करूंगा ये एक विशेषज्ञ जवाब के द्वारा हम सभी को ज्ञानवर्धन करें। पहला क्वेश्चन तो ये है कि माइनर हार्ट अटैक और मेजर हार्ट अटैक, बेसिकली हमारी जितनी भी बुक्स हैं उनमें कहीं पर भी ऐसा माइनर मेजर में क्राइटेरिया डिफ्रेंशिएट किया हुआ नहीं है। जनरल पॉपुलेशन में ऐसा बोलते हैं कि माइनर हार्ट अटैक है, मेजर हार्ट अटैक, बट वो हम ऐसा समझ सकते हैं कि दिल की बेसिकली 4 दीवारें होती है ना, इंटीरियर पार्ट होता है, इंटीरियर पार्ट होता है, लेटरल पार्ट होता है, सेप्टम होता है। तो अगर जैसे सेप्टम पार्ट छोटा होता है, अगर वहाँ पर कोई अटैक हुआ है हार्ट में और वो सेप्टम को उसने डैमेज किया है तो हम उसको माइनर अटैक बोल सकते हैं। और इंटीरियर अगर वॉल को किसी ने, इंटीरियर जो वॉल होती है हार्ट की वो काफ़ी बड़ी होती है, अगर इंटीरियर वॉल पर हार्ट अटैक हुआ है और उसने इंटीरियर वॉल को डैमेज कर दिया हार्ट की,
वो उसको हम मेजर अटैक बोल सकते हैं। या अगर 2 वॉल्स इन्वॉल्व हो गई है कि इंटीरियर और इंफीरियर दोनों जगह अगर हार्ट अटैक हुआ है तो हम उसको मेजर अटैक बोल सकते हैं। कि जितनी ज़्यादा वॉल का इन्वॉल्वमेंट होगा, जितनी ज़्यादा हार्ट की दीवारों का इन्वॉल्वमेंट होगा, उतनी ज़्यादा व्यक्ति की मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है या कॉम्प्लिकेशंस की संभावना बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि इस व्यक्ति का हार्ट तो 20% काम कर रहा है, इस व्यक्ति का हार्ट 30% काम कर रहा है। वो जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, जो 2D ईको में हम देखते हैं, यूजुअली 60% होता है। लेकिन जब ये दीवारें कमज़ोर हो जाती हैं दिल की, तो ये हार्ट उतना काम नहीं कर पाता। तो किसी व्यक्ति का 20% काम कर रहा है, किसी व्यक्ति का 30% काम कर रहा है हार्ट अटैक के पश्चात। और जो मेडिसिन वाला क्वेश्चन है, मेडिसिन वाला पार्ट है, उसमें एक जो होती है सिंपल, जो सबसे सिंपल दवाई है एस्प्रिन, जो बाजार में डिस्प्रिन नाम से भी आती है। अगर किसी व्यक्ति को ये सिम्टम आ रहे हैं कि दिल में भारीपन लग रहा है, चलने फिरने में दिल, हृदय में या सीने में दर्द हो रहा है, सांस फूल रही है, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, उस परिस्थिति में आप एस्प्रिन अपने पास रखिए। ये सब बहुत ही सेफ दवाई है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप किसी भी कंडीशन में जब भी आपको ऐसा कभी लगे या अपने किसी दोस्त को लग रहा है, किसी सिम्टम आ रहे हैं, तो आप वो दवाई आप तुरंत ले लीजिए। मुंह से चबा के आप उसको ले सकते हैं एस्प्रिन को, और उसके ऊपर पानी पी लीजिए। वो काफ़ी हद तक आपको एक प्राइमरी ट्रीटमेंट आपको हो जाएगा कि घर पे अगर आपने एस्प्रिन ले लिए तो हॉस्पिटल जाने पर आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कि कोई व्यक्ति जिसे हृदयघात हुआ है और उसका वजन करीब 1.5 क्विंटल या 1.5 क्विंटल से अधिक है, तो उस व्यक्ति को CPR देने के लिए कितने वजन के व्यक्ति को आवश्यकता है? ये मजाक की बात है सर। कई बार ऐसा होता है कि 40 किलो का व्यक्ति और 1.5 क्विंटल का व्यक्ति हृदयघात से ग्रसित हुआ है, तो उसे कितने किलो वजन का व्यक्ति CPR दे सकते हैं? हम लोग क्या डिपेंड हो जाते हैं दूसरी चीजों के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं साहब। वो अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ बहुत अच्छे हैं हमें, लेकिन मैं निश्चित तौर पे कहना चाहूंगा, अगर हमारी दिनचर्या प्रॉपर नहीं है, हमारा खान पान प्रॉपर नहीं है, तो हम लोग निश्चित तौर पर बीमारियों की ओर चले जाते हैं। और मेडिसिन आप रेगुलर लाइफ, लॉन्ग लाइफ लेते हो, वो कोई आपका वो थोड़े दिन के लिए ठीक हो सकती है, लेकिन रेगुलर मेडिसिन लोगे तो उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, अगर किसी को कैंसर हो गया, उसमें कीमोथेरेपी जो मेडिसिन होती है कई सारी बीमारियां कर देती है। और किसी भी बीमारी के लिए आप मेडिसिन लेते हो तो उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, आपका खान पान, आपकी दिनचर्या और आपका एक्सरसाइज को आपके जीवन का पार्ट बना लेना चाहिए। कल हमारे जो नई PCC आई है उनसे मैं बात कर रहा था, बड़ा दुख होता। उसका कितना वेट था? वेट कितना था टोटल? एक नया RT है, वो अभी फायरिंग में गया, उसको देखना आप PCC और तो RT तो जानते हैं। 27 उसने पिछले 9 महीने में 39 किलो वजन किया, 39 kg वेट लॉस किया उसने। और हमें हो सकता सोसाइटी, जब हम पुलिस ही इतना वजन बढ़ा लेती तो सोसाइटी वाले जो भी हमें मिलेंगे, लोग या हमारे परिवार में जो लोग पुलिस से इतनी अवेयर होती है, ट्रेनिंग होती है पुलिस की, शासन की ट्रेनिंग होती है, किसी अन्य डिपार्टमेंट में, किसी अन्य जॉब में या बिजनेस में एक्सरसाइज की कोई आवश्यकता नहीं समझते लोग। उनका वेट तो बढ़ेगा जब हम लोग भी हमारी आदतों की वजह से बहुत ज्यादा वेट कर लेते हैं। जितना मैं समझता हूँ कुछ बताइए आप। देखिए, मोटापा अभी वर्तमान में सबसे भयंकर महामारी के रूप में चल रहा है। भारत जैसे देश में, जो कि अभी अंडर डेवलप्ड है, विकसित देश की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हेलो,
भारत जैसे देश में जो कि अभी विकसित की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं और लोगों का पेट आप देखें 10 में से 3 से 4 लोगों का, और आप खुद भी अपने आसपास देखेंगे तो लोगों का पेट निकला हुआ है। तो ये जो पेट है एक्चुअली सारा का सारा ये जो पेट है ये सारा आपका फैट डिपोजिशन हो रखा है। तो ये जो वसा या फैट का डिपोजिशन जो पेट के अंदर होता है उसको विसरल फैट हम बोलते हैं। तो विसरल फैट क्या करता है कि आपके लीवर, आपके हार्ट, आपकी जो आते हैं उनके ऊपर ये लोड बढ़ाता है, आपके पेनक्रियास के ऊपर ये लोड बढ़ाता है बहुत सारा। फैटी लीवर की बीमारी इसी से होती है, शुगर भी आपका इसी के कारण होता है, और हार्ट अटैक की संभावना भी इसी के कारण बढ़ जाती है। तो वजन आपका एक कम करना और एक BMI जो एक हम बोलते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो भारतीय लोगों में 23 से कम होना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स आप ऐसे निकाल सकते हो कि आपका वेट डिवाइडेड बाय आपकी हाइट का स्क्वायर। अगर आपका वेट मान लिया 100 किलो है, आपकी हाइट 1.5 इंटू 1.5, उससे आप अपना BMI निकाल सकते हो। अगर आपका BMI 23 से नीचे है भारतीय पॉपुलेशन में उसको नॉर्मल माना जाता है, और 23 के ऊपर अगर आपका BMI है तो आप ओवरवेट की कंडीशन में आप आ जाते हो। वो बढ़ा हुआ वजन आपके हार्ट के ऊपर, आपके लंग्स के ऊपर, आपके लीवर के ऊपर वो लोड डाल रहा है काफी ज्यादा। अभी जनरल प्रैक्टिस में जैसे मैं देखता हूँ कि फैटी लीवर की बीमारी भी बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुकी है। आपने किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी समस्या के लिए सोनोग्राफी कराई, उसमें वो सोनोलॉजिस्ट आपको लिख के देगा कि ग्रेड 1 फैटी लीवर, ग्रेड 2 फैटी लीवर, ग्रेड 3 फैटी लीवर। पेशेंट शराब नहीं पी रहा है तो भी उसके लीवर में फैट डिपॉजिट हो रहा है, उसको नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज कहते हैं। वो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज आपके फ्यूचर में लीवर के खराब होने का कारण बन सकती है, डायबिटीज का कारण बन सकती है, एवं कार्डियक मोर्टेलिटी यानी हृदय से होने वाली मौतों का कारण भी बन सकती है। इन सबको कंट्रोल करने के लिए सबसे आवश्यक जो चीज है वो है आपका वेट कंट्रोल। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ मेरे खुद के भाई का। मेरे भाई को लगभग पिछले 7-8 सालों से कोलेस्ट्रॉल की दवा चल रही थी जो मैंने खुद में चालू की थी। उनका ट्राइग्लिसराइड लगभग 7 साल पहले 750 के लगभग था और उनका वजन 84 kg था। तो लास्ट ईयर उनको थोड़ा मैंने मोटिवेट किया तो उन्होंने लगभग अपना वजन को कम कितने लोग करना चाहते हैं? मैं कल जो भी वेट लॉस करना चाहेंगे उनको प्रवीण जी और गजेंद्र जी के साथ ट्रेनिंग करवाएंगे कल। गजेंद्र रेडी है उनका वेट कम करने के? ठीक है, धन्यवाद। ये 28-29 डिग्री तो वो सफिशिएंट होता है, आपको ज़्यादा गर्मी भी फील नहीं होगी और वो अपने शरीर के ऊपर भी अगर कोई बुरा असर होगा तो वो होने की संभावना कम रहेगी। हमारे राजस्थान में अगर हम जाएंगे बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, चोरू साइड में जाएंगे तो वहाँ पर जो क्लाइमेट रहता है, इसी तरीके से पश्चिमी राजस्थान का जो क्लाइमेट है, हाड़ोती, मारवाड़, मेवाड़, सबके अलग अलग टेम्परेचर होता है और हम उन टेम्परेचर में रात को 12 से 5 हमें गश्त भी करनी है, डे ड्यूटी भी देनी है, संतरी ड्यूटी भी करनी है। तो अगर हम किन्हीं चीजों के अधीन हो जाएंगे, ठंडा गर्म पानी को देखने लग जाएंगे तो आने वाले टाइम पर अपने परेशान हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जो अवेलेबल है वो ज्यादा बेहतर है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, मैं मेरा खुद का बताना चाहूंगा। कई लोगों ने मुझे, जैसे सीकर में मेरी पोस्टिंग रही है 2015 में, 97 में डॉक्टर मेरा एक माइनर एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी पलटी खाई थी तो मेरे सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद मैंने कैसी भी सर्दी हो, लेकिन आपको पता है मैं सीकर में मेरी पोस्टिंग रही, माइनस डिग्री था, लेकिन मैं नाइट में अगर 12 से 5 भी अगर मैं गश्त करनी होती तो मैंने कभी टोपा नहीं लगाया, कभी कान नहीं बांधे, मैंने बिल्कुल ओपन रखता था मैं। तो इन हालातों को, इन परिस्थितियों को अगर अधीन हो जाएंगे हम लोग तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अपने हालात में ये ज्यादा सुविधाओं के लिए अपने को मजबूत बनना है। मजबूत बनने के लिए जो नेचर ने दिया है उसके अनुरूप ही हम चले। मेरे क्वेश्चन का, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा सब, पता चल जाएगा कि हमारा शरीर किस तरफ जा रहा है।
हम किस तरह की बीमारियों को आने वाली है हमें। तो हर साल आपको हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए और उसके अनुसार आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हम लोग यहाँ से लिखते हैं जिलों में जो ही पीसीसी आती है या नए लड़के आते हैं ट्रेन हेल्थ चेकअप करके मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ यहाँ आए। तो जो लोग मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आए उन्होंने क्या ब्लड सैंपलिंग दी है या अदर कोई जांच करवाई आप लोगों ने या वो फॉर्म भरवा के ले आए आप लोग? तो इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय है पता लगता है? इसलिए एंजियोग्राफी जो भी फिजिशियन है कार्डियोलॉजिस्ट है आपको लिखते हैं, यहाँ पे नस में छोटा सा इंजेक्शन दिया जाता है और आपको पूरे शरीर की नलियों की स्कैनिंग हो जाती है, कितना ब्लॉकेज उसके अंदर है, बैठे बैठे यदि दुख रहा है, चलते चलते सीने में दुख रहा है तो ईसीजी की जाती है। यदि आपके खाने में ऐसा कोई चीज है तो उसके लिए खाली पेट लिपिड प्रोफाइल की जाती है, इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल ये दोनों देख लेते हैं। रूटीनली आपको बीपी चेक कराना चाहिए, खाली पेट शुगर चेक करानी चाहिए और सभी दवाइयां नियमित रूप से लेनी चाहिए। बीपी शुगर की दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, बट यदि आप इनको छोड़ते हैं तो कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक जैसे साइड इफेक्ट आपको आने वाली जिंदगी में मिल सकते हैं। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप अपने जो भी कंसल्टेंट है उनसे कंसल्ट करके आप जो भी रूटीन इन्वेस्टिगेशन है वो करा सकते हैं, ईसीजी, सीटी एंजियो, लिपिड प्रोफाइल, बीपी मॉनिटरिंग और शुगर मॉनिटरिंग। और इनके द्वारा यहाँ पर सीपीआर के स्टेप्स भी दिए जा रहे हैं। अच्छा अवसर आपको दिया है कि हम स्वास्थ्य के साथ में शुरू होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऐसी चीजें उम्र के साथ में शुरू होती है, परंतु हमारा जो रहन सहन है जिसमें हम यदि बैठते भी हैं तो कमर को आगे की तरफ बेंड करके बैठते हैं। हमारी आदत होती है कि हम पांव लंबे करके ऐसे मोबाइल चलाते हुए और जो भी है सोशल मीडिया देखते हैं, तो हमारा कहीं न कहीं बॉडी का पोस्चर सही नहीं रहता है। आजकल हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं और हम काफी सारी सावधानियां नहीं रखते हैं। यदि आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, आप झुक के चल रहे हैं, यदि आप भारी वजन उठा रहे हैं, एकदम आप शरीर को झटका दे रहे हैं, यदि आपको कहीं चोट लगी है, आप कहीं से गिरे हैं, एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद आपने फिजियोथेरेपी नहीं कराई या आपका जो भी इन्वेस्टिगेशन था, सीटी स्कैन हुआ वो नहीं कराया, आपको पता नहीं है कि आपके कहाँ पर रीढ़ की हड्डी में कौन सी नस ब्लॉक है, क्या हो रहा है, और आप उसको इग्नोर करते हुए बिना डॉक्टर को दिखाए आप जो सावधानियां आपको रखनी चाहिए वो आप नहीं रख रहे हो। जैसे आप दिन भर ही ऐसे कमर को झुका के बैठे हुए हो, आप गर्दन को ऐसे टेढ़ा करके लेटे बैठे टीवी देख रहे हो, तो ये सारे पोस्टर गलत होते हैं। साथ ही साथ हम धूप में काफी कम निकलते हैं, विटामिन डी अपने शरीर को काफी कम मिलता है, तो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं